Hello student, myself Shahjahan Khatun. Today I am present here with a new topic, that is immunity. So let's start. What is immunity? आज हम immunity के बारे में स्टडी करेंगे। इम्यूनिटी क्या होती है, तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। तो चलिए हम इम्यूनिटी से आपका परिचय कराते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है, तो चलिए देखते हैं। इम्यूनिटी हमारे शरीर की टॉक्सिन से लड़ने की क्षमता होती है। ये टॉक्सिन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट या कोई दूसरे नुकसानदायक पदार्थ हो सकते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो यह हमें न सिर्फ सर्दी और खांसी से बचाती है, बल्कि हेपेटाइटिस, लंग इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन सहित और कई बीमारियों से हमारा बचाव होता है। तो स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी क्या होती है? हमारे शरीर की टॉक्सिन से लड़ने की क्षमता होती है। टॉक्सिन मीन्स पॉइजनस सब्सटेंस, जो भी जहर जैसे पदार्थ होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता होती है हमारे बॉडी में, उसे कहते हैं इम्यूनिटी। ये क्या होती है? ये टॉक्सिन, बैक्टीरिया, टॉक्सिन जैसे कि मैंने बताया पॉइजनस सब्सटेंस, बैक्टीरिया जो भी होते हैं यानी कि जीवाणु, वायरस, फंगस, पैरासाइट या कोई नुकसानदायक पदार्थ हो सकते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो हमें ना सिर्फ सर्दी खांसी से बचाती है, बल्कि बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे हेपेटाइटिस, लंग इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, लंग इन्फेक्शन ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आएगा, किडनी इन्फेक्शन सहित कई बीमारियों से यानी कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल कई बीमारियों से हमारा बचाव करती है। कम्युनिकेबल मीन्स कि जो बीमारियां एक दूसरे से फैलती हैं उसे कम्युनिकेबल कहते हैं, और जो बीमारियां हमें खुद इन्फेक्शन से होती हैं उसे नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो इम्यूनिटी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इम्यूनिटी कहाँ से डेवलप होती है हमारी बॉडी में। तो इम्यूनिटी कहाँ से डेवलप होती है? इम्यून सिस्टम से। इम्यूनिटी जो होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम से डेवलप होती है, जो कि हमारी बॉडी में होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है जिससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो देखते हैं, रोगजनक जीवों तथा विष पदार्थों का प्रतिरोध करने के लिए हमारे शरीर में एक प्रभावशाली सुरक्षा तंत्र होता है जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, रोगजनक जीवों तथा विष पदार्थों का प्रतिरोध करने के लिए यानी उनका विरोध करने के लिए, उनको रोकने के लिए हमारे शरीर में एक प्रभावशाली सुरक्षा तंत्र होता है जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं ये प्रतिरक्षा तंत्र, ये सुरक्षा तंत्र कैसे डेवलप होता है, आगे हम डिटेल्स में देखेंगे इसे। तो ये रही इसकी डेफिनेशन इम्यून सिस्टम की। तो व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम? रोगजनक जीवों तथा विष पदार्थों का प्रतिरोध करने के लिए हमारे शरीर में प्रभावशाली सुरक्षा तंत्र होता है जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं ये कैसे डेवलप होता है। मानव के प्रतिरक्षा तंत्र में कई प्रकार की कोशिकाएं, अंग और ऊतक शामिल हैं जो शरीर के भीतर एक विस्तृत जाल का निर्माण करते हैं। मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसिका अंग, ऊतक, कोशिकाओं और एंटीबॉडी जैसे घुलनशील अणु शामिल हैं। तो मानव प्रतिरक्षा तंत्र में क्या क्या होती हैं? मानव प्रतिरक्षा तंत्र में कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यानी कि कई प्रकार की कोशिकाओं से और अंग, ऊतक से मिलकर बना होता है हमारा इम्यून सिस्टम, जो कि शरीर के भीतर एक विस्तृत जाल का निर्माण करते हैं। मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसिका अंग, ऊतक, कोशिकाओं, एंटीबॉडी जैसे घुलनशील अणु शामिल होते हैं। तो मानव प्रतिरक्षा तंत्र में क्या होता है? लसिका अंग होता है, यानी कि लिम्फेटिक आर्गन जो होता है वो भाग लेता है प्रतिरक्षा तंत्र में, यानी कि इम्यून सिस्टम को बनाने में। और ऊतक यानी कि टिश्यू और कोशिका, टिश्यू और सेल्स जैसे घुलनशील अणु शामिल होते हैं। घुलनशील मीन्स कि मिले होते हैं इसमें। तो चलिए हम देखते हैं
लसिका अंग क्या होता है? व्हाट इज लिम्फेटिक आर्गन? लसिका अंग मीन्स लिम्फेटिक आर्गन। लिम्फेटिक आर्गन क्या होता है? जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को निर्माण करता है, इम्यून सिस्टम के निर्माण में भाग लेता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, वन बाय वन करके हम देखेंगे इसे। लसिका अंग, तो सबसे पहले आता है लसिका अंग। लसिका अंग उन अंगों को कहा जाता है जहाँ लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन होता है। तो लसिका अंग किसे कहते हैं? लिम्फोसाइट लसिका अंग जो होता है यानी कि लिम्फेटिक आर्गन जो होता है उसमें क्या होता है? लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन और मैच्योरेशन होता है, यानी कि लिम्फोसाइट जो होती है वो लसिका अंग में यानी कि लिम्फेटिक आर्गन में ही बनती है और वहाँ से ही उसका प्रसारण होता है। तो चलिए आप देखते हैं, जहाँ पे लिम्फोसाइट बनती है और जहाँ से उसका प्रसारण होता है हमारी बॉडी में, जहाँ से वो सप्लाई होती है लिम्फोसाइट्स, उसके कौन कौन से अंग हैं यानी कि आर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम। तो आर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं ये पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे पिक्चर में शो है, यहाँ पे टॉन्सिल है, लसिका ग्रंथि, लसिका वाहिनी। तो ये सारे पार्ट जो शो हो रहे हैं इमेज में, ये सारे लिम्फेटिक आर्गन्स हैं। तो लिम्फेटिक्स आर्गन जो होता है, लिम्फेटिक आर्गन जैसे टॉन्सिल हो गया, थाइमस हो गया एंड लसिका ग्रंथि हो गया, यानी कि लिम्फेटिक ग्लैंड्स हो गए, और अपेंडिक्स हो गया, अस्थि मज्जा, बोन मैरो, ये सारे क्या हैं? ये लिम्फेटिक आर्गन्स हैं, यानी कि इनमें जो है मैच्योरेशन होता है लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, यानी कि यहाँ पे लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से लिम्फोसाइट जो होती है वो लिम्फोसाइट जो है वो थाइमस में कुछ चली जाती है, थाइमस में जाके मैच्योर होती है, स्प्लीन में चली जाती है, यहाँ से इसकी स्प्रेडिंग होती है, यानी कि यहाँ से प्रोलिफरेशन मीन्स कि यहाँ से इसका प्रसारण होता है। लिम्फोसाइट्स जो है वो बोन मैरो में बनती है और डिफरेंट जो लिम्फेटिक आर्गन्स हैं उनमें इसका मैच्योरेशन होता है, यानी कि ये फंक्शनल कहाँ पे होती है? जा करके ये लिम्फेटिक आर्गन्स में फंक्शनल होती है हमारी लिम्फोसाइट्स जा करके। अब चलिए हम आगे देखते हैं लिम्फॉइड आर्गन्स। अब हम देखते हैं लिम्फॉइड आर्गन्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं टू पार्ट में। ये टू पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड आर्गन। देन फर्स्टली हम देखेंगे प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन में कौन कौन से आर्गन्स आते हैं? लिम्फेटिक आर्गन आते हैं। तो फर्स्ट वन बोन मैरो, पहला है बोन मैरो, इसमें पहले बोन मैरो आता है। यह मुख्य लिम्फॉइड आर्गन है। बोन मैरो में लिम्फोसाइट सहित सभी रक्त कोशिकाएं बनती हैं। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में मैच्योर होते हैं। यह शरीर के दीर्घ अस्थियों में पाया जाता है, यानी कि बोन मैरो जो होती है हमारी, बोन मैरो क्या होती है? ये लॉन्ग बोन में पाई जाती है, यानी कि लंबी जो हमारे बॉडी की, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डियां होती हैं उनमें बोन मैरो पाई जाती है। तो बोन मैरो में ही लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारी इम्यून सेल है, प्रतिरक्षा सेल है जो, तो वहाँ से वहाँ पे फॉर्मेशन होता है और बोन मैरो में ही बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है। अब हम देखते हैं थाइमस। नेक्स्ट आता है प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन में थाइमस। तो इसमें टी लिम्फोसाइट परिपक्व होते हैं। आपने देखा बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं, यानी बोन मैरो में ही बी लिम्फोसाइट फंक्शनल होते हैं, यानी कि उनकी कार्यक्षमता जो है वो बी लिम्फोसाइट की बोन मैरो में ही डेवलप हो जाती है। लेकिन जो है कुछ लिम्फोसाइट जो है वो थाइमस
ग्रंथि में पहुंच जाते हैं और थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होते हैं, वे टी लिम्फोसाइट कहलाते हैं। तो जो टी लिम्फोसाइट जो थाइमस में मैच्योर होते हैं, परिपक्व सेल होती हैं लिम्फोसाइट की, वो टी लिम्फोसाइट कहलाती हैं, और जो बोन मैरो में परिपक्व होती हैं उन्हें कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। चलिए हम देखते हैं बोन मैरो क्या होती है। आपको बोन मैरो की पिक्चर दिखाते हैं। ये रहा बोन, ये आपकी फीमर बोन है, यानी कि लोअर लिम्ब की बोन है। ये यहाँ पे आपको दिखाई गई है। ये होती है, ये रेड बोन मैरो शो की गई है। यहाँ पे जो दिख रही है ये रेड बोन मैरो शो है आपको। उसके नीचे होता है ये येलो कलर आपको दिख रहा है, येलो बोन मैरो है। तो ये रेड बोन मैरो में ही लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, और यहाँ से जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो डिफरेंट लिम्फेटिक आर्गन में जा कर के मैच्योर होते हैं, फंक्शनल होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि स्प्लीन में और बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट मैच्योर हो जाते हैं, बट स्प्लीन में जा कर के टी लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड आर्गन। व्हाट इज सेकेंडरी लिम्फोइड आर्गन? प्राइमरी लिम्फोइड आर्गन को तो आपने देख लिया। प्राइमरी लिम्फोइड आर्गन में आपने देखा कि बोन मैरो एंड थाइमस है। प्राइमरी लिम्फोइड आर्गन है बोन मैरो एंड थाइमस, यानी कि बोन मैरो जो है वो एंड थाइमस जो है वो प्राइमरी लिम्फोइड आर्गन में। अब हम देखेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड आर्गन क्या होता है। आगे हम देखेंगे मैच्योर बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट ट्रांसफर्ड इनटू सेकेंडरी लिम्फोइड आर्गन थ्रू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, from where B lymphocyte and T lymphocyte proliferation takes place। तो आपने देखा अभी तक कि बी लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो में एंड टी लिम्फोसाइट जो है वो स्प्लीन में मैच्योर हुआ। तो वहाँ से ये जो है ट्रांसफ़र किया जाता है सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स में, जहाँ पे जो कि ब्लड द्वारा और लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा ये ले जाया जाता है। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ट्रांसफ़र किया जाता है किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा और लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा। कहाँ पे? सेकेंडरी लिम्फोइड आर्गन में। सेकेंडरी लिम्फोइड आर्गन में ये ट्रांसफ़र किया जाता है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, जहाँ से पूरे बॉडी में, ऑल ओवर बॉडी में इसका प्रसारण होता है। सेकेंडरी लिम्फोसाइट में ये क्या होता है, ये जा कर के स्टोर हो जाते हैं। जो बी लिम्फोसाइट होते हैं और टी लिम्फोसाइट होते हैं ये फंक्शनल हो जाते हैं, यानी कि इनकी कार्य क्षमता जो होती है वो डेवलप हो जाती है। ये कार्य के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। जहाँ कहीं भी नीड होती है बॉडी में ये वहाँ पे तुरंत पहुँच जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकेंडरी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, जहाँ पे ये मैच्योर लिम्फोसाइट जा कर के हमारे बॉडी में इकट्ठा होते हैं। सिपाहियों की तरह ये हमारे बॉडी में इकट्ठा होते हैं। तो देखते हैं पिक्चर के माध्यम से। चलिए हम इमेज में देखते हैं। तो ये रहा प्राइमरी, आपने देखा कि प्राइमरी लिम्फोइड आर्गन क्या है? थाइमस। प्राइमरी लिम्फोइड आर्गन जो है ये थाइमस है, एंड सेकेंडरी लिम्फोइड आर्गन जो है ये बोन मैरो है। ये प्राइमरी लिम्फोइड आर्गन है बोन मैरो, रेड बोन मैरो, एंड प्राइमरी लिम्फोइड आर्गन है थाइमस। ये दोनों प्राइमरी लिम्फोइड आर्गन है वन साइड का। एंड नेक्स्ट जो है सेकेंडरी लिम्फोइड आर्गन इस साइड में है, जो शो हो रहा है आपका सेकेंडरी लिम्फोइड आर्गन ये है, यानी कि नेक रीजन में जो लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, ये सब क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड आर्गन्स हैं। तो इसमें भी ये सारे शो हो रहे हैं। ये लिम्फ ग्लैंड एंड लिम्फ नोड्स ये जो ऑक्सिलरी रीजन में शो हो रहे हैं, ये सारे सेकेंडरी लिम्फोइड आर्गन हैं। यहाँ पर जो है टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट आकर के यहाँ पे बॉडी में
स्टोर रहती है। जब कभी भी हमारी बॉडी को कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो ये वहाँ पे तुरंत इनको मैसेज मिल जाता है और ये वहाँ पे तुरंत जा कर के इकट्ठा हो करके उसको मार के ख़त्म कर देते हैं इन्फेक्शन को। तो ये सारा स्प्लीन, पेयर्स, पैचेस एंड ग्रोइंग रीजन के ये सारे जो दिख रहे हैं एंड ये सारे पार्ट जो हैं ये सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। यहाँ पे क्या होता है कि ये आ करके स्टोर हो जाते हैं। प्राइमरी लिम्फोसाइट में क्या होता है, यहाँ पे मैच्योर होते हैं, यानी कि थाइमस में और रेड बोन मैरो में मैच्योर होती है लिम्फोसाइट्स, यानी कि फंक्शनल होती है, कार्य क्षमता विकसित होती है। और यहाँ पर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आकर के ये स्टोर रहते हैं अपने कार्य के लिए। सैनिकों की तरह ये हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे देखेंगे प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं क्या होती हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं प्रतिरक्षा तंत्र की, जो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करती हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। वो क्या कौन सी सेल होती हैं, चलिए देखते हैं। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा तंत्र की प्रमुख कोशिकाएं हैं। जैसा कि मैंने बताया, लिम्फोसाइट जो कि बोन मैरो में बनती है और वो कहाँ पे, प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन में मैच्योर होती है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाके सैनिक की तरह हमारी बॉडी की सुरक्षा करती है। तो ये क्या है, लिम्फोसाइट जो है ये प्रमुख कोशिकाएं हैं हमारी बॉडी की, प्रमुख इम्यून कोशिकाएं हैं, प्रमुख प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। अब हम देखते हैं टी लिम्फोसाइट क्या करती है। कुछ लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि में पहुंचकर लिम्फोसाइट कोशिकाओं में परिपक्व हो जाती है। यह लिम्फोसाइट शरीर को कोशिकीय प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तो टी लिम्फोसाइट क्या होती है, टी लिम्फोसाइट जो है हमने बताया आपको पहले इससे कि लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो से कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो थाइमस ग्रंथि में पहुंच जाती, थाइमस ग्रंथि में वो मैच्योर होती है और वहीं पे फंक्शनल होती है, यानी कि उसकी कार्यक्षमता वहीं पे विकसित होती है। जो थाइमस ग्रंथि में फंक्शनल होती है जो सेल, उसे टी सेल कहते हैं, और जो बोन मैरो में होती है उसे बी सेल कहते हैं। तो जो थाइमस ग्रंथि में पहुंचकर कोशिका जो होती है परिपक्व हो जाती है और शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। अब आगे हम देखते हैं बी लिम्फोसाइट्स। व्हाट इज़ बी लिम्फोसाइट, तो आप पहले भी आप पढ़ चुके हैं। अस्थि मज्जा में परिपक्व होने वाले बी लिम्फोसाइट कहलाते हैं, यानी कि जो कि बोन मैरो में जो लिम्फोसाइट परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, उन्हें बी लिम्फोसाइट कहते हैं। इनका कार्य शरीर को तरल पदार्थ प्रदान करना है, यानी कि बी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये तरल होते हैं, ये लिक्विड रूप में होते हैं। और जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो सेलुलर फॉर्म में होते हैं, यानी कि सेल के रूप में होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये लिक्विड होती है बी लिम्फोसाइट, एंड टी लिम्फोसाइट जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, उसमें सेल्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार कितने टाइप के होते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट वन इज़ कोशिकीय मध्यस्थ प्रतिरक्षा, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड होती है, यानी कि सेल्स के द्वारा डेवलप होती है, कोशिका के द्वारा होती है, उसे कहते हैं कोशिकीय मध्यस्थ प्रतिरक्षा। सेकेंड वन इज प्रतिरक्षीय मध्यस्थ प्रतिरक्षा। तो जो सेकेंड वन होती है वो होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि जो एंटीबॉडी द्वारा इम्यूनिटी होती है, हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा होती है, उसे कहते हैं प्रतिरक्षीय मध्यस्थ प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी मीडिएटेड प्रतिरक्षा। तो ये दो टाइप की हो गई। अब हम देखते हैं वन बाय वन करके से व्हाट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या कोशिकीय प्रतिरक्षा। तो कोशिकीय प्रतिरक्षा क्या होती है, इसमें लिम्फोसाइट्स आक्रमणकारी रोगाणुओं का भक्षण करते हैं,
एंटीजन का प्रकोप शुरू होते ही लिम्फोसाइट्स उन पर अटैक करते हैं। यह धीरे धीरे हो रहे रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है, जैसे तपेदिक, कैंसर, कोढ़ आदि के प्रति प्रतिरक्षा। यानी कि कोशिकीय मध्यस्थ प्रतिरक्षा क्या होती है? इसमें लिम्फोसाइट का आक्रमणकारी रोगाणुओं का भक्षण करते हैं। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, इसमें लिम्फोसाइट जो होते हैं वो रोगाणुओं का नेचर जो रोगाणुओं का भक्षण करते हैं, यानी कि जो भी हमारे बॉडी में बैक्टीरिया वायरस प्रवेश कर जाते हैं उनको आक्रमण करके उसको खा जाते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ये कि ये जो होते हैं, जो आक्रमणकारी रोगाणु होते हैं, जैसे ही हमारे बॉडी में ये प्रवेश करते हैं तो इनका आक्रामक बिहेवियर जो होता है, लड़ाकू बिहेवियर जो होता है, इनसे ये जो लिम्फोसाइट होते हैं उसका भक्षण करते हैं। इनको पता चल जाता है कि बॉडी को नुकसान इससे होगा, इसलिए इसका ये भक्षण करते हैं, खा लेते हैं इसको। वहाँ पे जाके इसको खा करके तोड़ मोड़ के इसको खा करके ख़त्म कर देते हैं। तो इसकी सेल जो होती है वो फैगोसाइटिक सेल होती है। इसमें जो एंटीजन का प्रकोप शुरू होते ही टी लिम्फोसाइट उन पर अटैक करते हैं। यह धीरे धीरे हो रहे रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है, जैसे तपेदिक, कैंसर, कोढ़ आदि के प्रति प्रतिरक्षा देती है। तो एंटीजन का प्रकोप जैसे ही शुरू होता है, यानी कि जैसे ही कोई टॉक्सिन, कोई जो पैथोजन है वो हमारे बॉडी पे जैसे ही अटैक करता है, वैसे ही प्रतिरक्षा शुरू हो जाता है। वैसे ही लिम्फोसाइट उन पर अटैक करते हैं और उनसे हो रहे धीरे धीरे जो उनसे रोग होता है, जो भी हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं और पहुंचकर उनसे धीरे धीरे लड़ता है एंड उससे जो है प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तो उसके अगेंस्ट जो होता है हमारे बॉडी में, उसके विरुद्ध में प्रतिरक्षा डेवलप हो जाता है, जिससे जैसे कि तपेदिक, कैंसर, कोढ़ आदि के प्रति प्रतिरक्षा। तो इन सारी बीमारियों के प्रति प्रतिरक्षा डेवलप हो जाता है। जैसे ही जिस बीमारी का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजन है, वो अटैक किया, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एक सुरक्षा बन जाती है, तैयार हो जाती है। अब हम देखते हैं इस प्रतिरक्षा में टी कोशिकाओं की मुख्य भूमिका होती है। बी कोशिका की अपेक्षा टी कोशिका अधिक जटिल सुरक्षा तंत्र बनाती है। यह कोशिकाएं एंटीजन के प्रत्युत्तर में तीव्रता से नई टी कोशिकाएं बनाती है। यानी कि इस प्रतिरक्षा में ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है, इसमें टी कोशिका की मुख्य भूमिका होती है। टी कोशिकाएं जो होती हैं ये बहुत ही एक्टिव होती हैं बी कोशिकाओं की अपेक्षा में। ये क्या करती हैं, जैसे भी कोई टॉक्सिन, कोई भी पैथोजन अटैक करता है, वैसे ही ये अपनी संख्या बढ़ाती हैं बॉडी में हमारे। ये अपनी कॉलोनी बढ़ाती हैं और उस डिजीज़ काजिंग एजेंट, उस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो है सुरक्षा बना देती हैं, जो कि फर्दर कभी भी इन्फेक्शन होता है उससे फिर दोबारा इन्फेक्शन अगर बॉडी को होता है तो हमारे बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडी जो है वो मौजूद होती है और उसका कोई भी असर नहीं होता है हमारी बॉडी पे। तो टी कोशिकाएं जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती हैं। अब हम देखते हैं कोशिकीय मध्यस्थ प्रतिरक्षा के प्रकार, यानी कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है इसके प्रकार कितने हैं, कितने टाइप्स की होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो किलर टी सेल या मार्क टी सेल इसे कहते हैं, किलर टी सेल भी कहते हैं इसे। टी लिम्फोसाइट को किलर टी सेल भी कहते हैं। तो इसे मार्क टी भी कहते हैं। मार्क टी कोशिकाएं वायरस से संक्रमित शरीर कोशिकाओं पर आक्रमण करके उन्हें मार देती है, जबकि कुछ मार्क टी कोशिकाएं बैक्टीरिया, पैरासाइट, यूनिसेलुलर फंगस, कैंसर कोशिका तथा अन्य बाहरी कोशिकाओं को मार देती है। यानी कि मार्क टी जो कोशिकाएं होती हैं
वो वायरस से संक्रमित कोशिका पर आक्रमण करती हैं। यानी कि जिस भी व्यक्ति को वायरस से संक्रमण हुआ होता है तो उस वायरस से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए टी कोशिकाएं रेडी होती हैं। टी कोशिकाएं उन्हें आक्रमण करके उन्हें मार देती हैं। जबकि कुछ जो टी कोशिकाएं होती हैं वो बैक्टीरिया, पैरासाइट और यूनिसेलुलर फंगस, कैंसर कोशिका तथा अन्य बाहरी कोशिकाओं को मारती हैं। यानी कि कुछ जो टी कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो वायरस पे अटैक करती हैं, और कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो बैक्टीरिया, पैरासाइट और यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय फंगस पे अटैक करती हैं और उनको मारकर सेव करती है। यानी कि बाहरी कोशिकाओं को, जो भी बाहर से कोशिकाएं हमारी बॉडी में इंटर करती हैं, उन्हें मारकर ख़त्म कर देती है टी कोशिकाएं। तो ये रहा फर्स्ट वन, किलर टी सेल के फंक्शंस। अब हम देखते हैं सेकंड, सहायक टी कोशिकाएं। तो सहायक टी कोशिकाओं का क्या फंक्शन होता है? यह कुल टी कोशिकाओं का 66 से 70% होती है। यह कोशिकाएं AMI तथा CMI दोनों प्रतिक्रियाओं को बढ़ाती हैं। इनके द्वारा मुक्त इंटरल्यूकिन नामक रसायन के कारण मार्केटिंग कोशिकाओं की सक्रियता बढ़ती है। मार्क टी कोशिकाओं की, यहाँ पे मार्केटिंग लिखा हुआ है तो ये मार्क टी कोशिकाएं हैं। मार्क टी कोशिकाओं की सक्रियता बढ़ती है। तो हेल्पर टी सेल क्या होती है? सहायक टी कोशिकाओं का क्या फंक्शन होता है? ये कुल टी कोशिकाओं का 66 से 70% होती है। यानी कि कुल टी कोशिकाएं जितनी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं उसकी 66 से 70% होती है ये हेल्पर टी सेल। ये कोशिकाएं AMI यानी कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी तथा CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों प्रतिक्रियाओं को बढ़ाती है। यानी कि जो भी कोशिकीय मध्यस्थ प्रतिरक्षा होती है या प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा की क्रियाएं होती हैं, दोनों को ये बढ़ाती है। कौन? हेल्पर टी सेल। इनके द्वारा मुक्त इंटरल्यूकिन नामक रसायन के कारण मार्क टी कोशिकाओं की सक्रियता बढ़ती है। तो इनमें क्या होता है? इंटरल्यूकिन नामक एक केमिकल का फॉर्मेशन होता है जिससे ये मार्क टी कोशिकाओं की सक्रियता को बढ़ाती है। तो टी सेल जो हेल्पर सेल होती हैं उनमें क्या होता है? इंटरल्यूकिन नामक केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह से ये मार्क टी कोशिका की सक्रियता बढ़ाती है। यानी कि सक्रियता इसकी जो होती है इंटरल्यूकिन नामक केमिकल की वजह से ही होती है। सहायक टी कोशिका को प्रतिरक्षा तंत्र का मास्टर स्विच भी कहा जाता है। यानी कि ये जो सहायक टी कोशिकाएं हैं यानी कि हेल्पर टी सेल जो है, इसे प्रतिरक्षा तंत्र का यानी इम्यून सिस्टम का मास्टर स्विच कहा जाता है। यानी कि इसी की वजह से सक्रियता होती है, तो इसे क्या कहते हैं? मास्टर स्विच ऑफ इम्यून सिस्टम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, निरोधक टी कोशिकाएं। तो पहले आपने देखा मार्क टी कोशिकाएं, दूसरा देखा आपने हेल्पर टी सेल, तीसरा है सप्रेसर टी सेल यानी कि निरोधक टी कोशिकाएं। तो निरोधक टी कोशिकाएं की क्या इम्यूनिटी होती है, कैसे इम्यूनिटी डेवलप करती? इनके द्वारा मुक्त रसायन टी कोशिका के विभाजन को कम करते हैं तथा बी व टी कोशिका की सक्रियता कम करते हैं। अतः शरीर में जब एंटीजन समाप्त होने लगते हैं तो यह कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र को रोक देती है। यानी कि ये जो सप्रेसर टी सेल होती हैं इनके द्वारा एक रसायन, एक केमिकल का सिक्रीशन होता है। कब? जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, जब हमारा इम्यून सेल जो होती है वो टॉक्सिन से फाइट करके उसे ख़त्म कर देती है, नष्ट कर देती है। हमारा बॉडी जब सेफ हो जाता है तो ये सप्रेसर टी सेल द्वारा एक रसायन मुक्त होता है बॉडी में, जो कि क्या करते हैं, जो बी व टी सेल की सक्रियता को कम कर देते हैं। यानी इनकी जो एक्टिविटी होती है, इनके कार्य को कम कर देते हैं और इससे पता चल जाता है कि शरीर में जो है एंटीजन समाप्त होने लगा है। तो ये जो होते हैं सप्रेसर टी सेल, ये क्या करते हैं?
ये जो बॉडी की जो टी व सेल बी और टी सेल की सक्रियता को ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो सुचारू रूप से चलता रहता है, यानी कि अच्छी तरह से इनकी ट्यूनिंग बनी रहती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन, प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा। अभी तक आपने देखा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कोशिकीय मध्यस्थ प्रतिरक्षा पढ़ा। अब हम देखेंगे सेकेंड जो है प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा, यानी कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, इसमें बी लिम्फोसाइट आक्रमणकारी रोगाणुओं का भक्षण करते हैं या तेजी से हो रहे रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है, जैसे जुकाम, हैजा, टिटनस, खसरा आदि के प्रति प्रतिरक्षा देती है। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम क्या होता है, इसे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेनली बी लिम्फोसाइट भाग लेती है। तो बी लिम्फोसाइट जो होती है वो रोगाणुओं का भक्षण करते हैं और तेज़ी से हो रहे रोगों से प्रतिरक्षा करते हैं, जैसे जो जुकाम जो होता है उससे, और हैजा, टिटनस, खसरा आदि की प्रतिरक्षा जो होती है वो किसके द्वारा होती है, बी लिम्फोसाइट के द्वारा। तो बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो इन सारी बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा के कार्य। इनके कार्य क्या होते हैं। मानव में बी कोशिकाओं का परिपक्वन तथा भिन्नन अस्थि मज्जा में होता है। परिपक्व होने पर यह रक्त संचरण तंत्र में चले जाते हैं और संयोजी ऊतक तथा लिम्फ ऊतक में पहुंचते हैं। यहाँ स्थिर रहकर शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं से प्रतिरक्षा करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी बता दिया है कि जो मानव में बी कोशिकाएं जो होती हैं वो उनका जो होता है परिपक्वन, यानी कि वो मैच्योर अस्थि मज्जा में होती है, बोन मैरो में होती है, और वहाँ से जो है रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में चले जाते हैं और संयोजी ऊतक यानी कि जो स्पंजी टिश्यू होते हैं वहाँ पे लिम्फ ऊतक यानी कि लिम्फ टिश्यूज़ में पहुँचते हैं, जैसे कि आपने देखा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में पहुँच जाते हैं और वहाँ स्थिर रहकर बॉडी में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं से हमारी प्रतिरक्षा करते हैं। तो ये रहा फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है। अभी तक आपने देखा इम्यून सिस्टम क्या होता है और इम्यून सिस्टम आपने देख लिया कि इम्यून सिस्टम क्या होता है और इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी। यह मानव शरीर की वह क्षमता है जिसके द्वारा शरीर के लिए अनुचित एवं बाहरी एंटीजेनिक पदार्थों को पहचान कर उन्हें नष्ट करके बाहर निकालने की प्रक्रिया शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। तो व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी। यह मानव शरीर की वह क्षमता है जिसके द्वारा शरीर के लिए अनुचित यानी कि जो शरीर को हानि पहुंचाते हैं और बाहरी एंटीजेनिक जो भी बाहरी एंटीजेनिक पदार्थ होते हैं, पैथोजेनिक यानी कि रोगजनक जो पदार्थ होते हैं उन्हें पहचान कर उन्हें नष्ट करके बाहर निकालने की प्रक्रिया शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है, यानी कि इम्यूनिटी कहलाती है। तो अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इम्यूनिटी। कंपोनेंट्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, किन से मिलकर इम्यूनिटी बनता है। तो एंटीजन, कोई भी एंटीजन किसे कहते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं जिससे इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो देखते हैं फर्स्ट वन इज़ एंटीजन। कोई भी सूक्ष्म जीव या कोई ऐसा पदार्थ जो अनुकूल परिस्थितियों में एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करे एंटीजन कहलाता है। तो एंटीजन क्या होता है, एंटीजन जो होता है वो कोई भी सूक्ष्म जीव हो सकता है, कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि हमारी बॉडी को हानि पहुंचाता है अनुकूल परिस्थितियों में और उसकी वजह से हमारे बॉडी में
एंटीबॉडी का निर्माण होता है उसे कहते हैं एंटीजन। अब हम देखते हैं एंटीबॉडी। व्हाट इज़ एंटीबॉडी? लिम्फोसाइट द्वारा उत्पादित रक्त प्रोटीन का एक विशिष्ट रूप जो एंटीजन अथवा विष पदार्थों को नष्ट करने में सक्षम हो, एंटीबॉडी कहलाता है। तो लिम्फोसाइट एंटीबॉडी क्या होता है? लिम्फोसाइट द्वारा उत्पादित रक्त प्रोटीन है, यानी कि लिम्फोसाइट द्वारा ये उत्पादित रक्त प्रोटीन का एक विशिष्ट रूप है एंटीबॉडी, जो एंटीजन अथवा विष पदार्थों को नष्ट करने में सक्षम हो, यानी कि इनमें क्षमता होती है क्या करने के लिए? जो भी रोगजनक जीव होते हैं उनको मारने की क्षमता होती है, एंटीबॉडी कहलाते हैं ये। अब हम देखते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। व्हाट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी? शरीर में बाहरी पदार्थों के प्रति एक असामान्य तरीके से प्रतिक्रिया होती है जो लगातार कुछ समय तक बनी रहती है, जिसे हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, जिसमें ऑटो इम्यूनिटी और एलर्जी भी मौजूद होती है। तो व्हाट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी? हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है वो हमारे शरीर में बाहरी पदार्थों के प्रति असामान्य प्रतिक्रिया होती है, यानी कि हमारे बॉडी में जब कोई एंटीजन अटैक करता है तो असामान्य तरीके से प्रतिक्रिया होती है जो कि कुछ समय तक बनी रहती है, जो कि इंडिकेट करती है कि हमारे बॉडी को खतरा है, इससे नुकसान है, और जिसके अगेंस्ट जो है हमारी बॉडी हमारी रेडी हो जाती है उससे फाइट करने के लिए। और वे असामान्य प्रतिक्रियाएं जो होती हैं कुछ समय तक बनी रहती हैं, और कुछ सिम्टम्स भी अपीयर होते हैं जो हमारे बॉडी पे दिखते हैं, जैसे चकत्ते वगैरह। तो वो फील होता है, उसमें जलन होती है, जिसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें ऑटो इम्यूनिटी और एलर्जी भी मौजूद है। तो ऑटो इम्यूनिटी जिसमें और एलर्जी भी मौजूद है, ऑटो इम्यूनिटी और एलर्जी भी इस हाइपर सेंसिटिविटी के अंडर में आते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आप इसका नोट्स बनाइए और अच्छे तरह से पढ़िए। थैंक यू।